Hello students, welcome again to Jai Bhavani Science School e-classes. I am Dr. Dhiren Jadhav and I will be teaching you the biology. So in last lecture, we studied about the introduction and the classification in biology, introduction to the classification of biology. And then we studied about the kingdom Monera, the brief introduction of kingdom Monera. Then we studied about the one of the Monerian, that is Archaebacteria. And today we will start with the Eubacteria. कि देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। पहले तो यू बैक्टीरिया नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा था पहले, हम एक बार यू कार्योट और प्रोकार्योट पढ़ चुके हैं, तो उसमें जो यू यूज हुआ था ना, ईयू, यही वही वाला ईयू है, मतलब ट्रू, जिसमें कुछ है, किसके साथ है, तो उसको अगर है तो उसके बिना, अगर है तो प्रो, अगर उसके साथ है तो यू, ये यूज होता है यूजुअल। तो ये किसके संदर्भ में है कि प्रेजेंस ऑफ अ रेजिड सेल वॉल। तो यू बैक्टीरिया मतलब जिस बैक्टीरिया में एक रेजिड सेल वॉल प्रेजेंट है, इसी के लिए इसको नाम दिया गया यू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अ रेजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजेलम। मतलब अगर वो मोटाइल है तो इसमें फ्लैजेलम रहेगा। फ्लैजेलम क्या था? फ्लैजेलम मतलब जैसे हमारे हाथ पाँव हैं, हमारे लिम्स होते हैं जो काम करने में मदद करते हैं, मूव करने में मदद करते हैं, वैसे ही जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें फ्लैजेलम रहते हैं। मतलब वो एक हेयर लाइक लंबा स्ट्रक्चर रहता है, जिसको फ्लैजेला या तो फिर फ्लैजेलम बोलते हैं। अब हम तीन तरह के ऑटोट्रोप्स पढ़ेंगे। कौन से? फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक और हेटेरोसिंथेटिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक। तो फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है कि दे कंटेन्स लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। मतलब उनमें कुछ पिगमेंट होती है जिससे लाइट को हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट मतलब उसको खाना बनाने में या तो फिर लाइट का यूज किया जाता है। एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस ऑक्सीजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है। फिर आता है इसमें जो पहला एग्जांपल दिया है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स का, वो है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है कि द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन algae। तो हमने पहले पढ़ा था, जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तब बताया था कि इसकी ज़रूरत क्या थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, कि जो पहले यूनिसेलुलर कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ये साइनोबैक्टीरिया, तो algae की तरह दिखता था, तो इसको algae के ग्रुप में डाल दिया था। मगर जैसे ये क्लासिफाई हुआ धीरे धीरे, इसको फिर से लाया गया मोनेरा ग्रुप में। ठीक है। हैव क्लोरोफिल सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स। इसमें भी क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल भी जो पिगमेंट है वो किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस के लिए, जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरी है। तो जो दूसरे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स है उसकी तरह इसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। और दूसरा एग्जाम्पल क्लोरोफिल वाला कौन सा है? ग्रीन प्लांट्स की तरह ही। ठीक है। The cyanobacteria are unicellular, colonial और filamentous long strands। मतलब साइनोबैक्टीरिया है, पहले तो यूनिसेलुलर है, मतलब सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। ये क्या कैसे होता है? या तो कॉलोनियल होता है या तो फिलामेंटस होता है। कॉलोनियल क्या है? एक बहुत सारे एक परत की तरह, एक लेयर की तरह हो जाना। और फिलामेंटस मतलब लॉन्ग स्ट्रेट्स, थ्रेड्स की तरह, लंबे लंबे थ्रेड्स की तरह बनाना, इसको फिलामेंटस बोलते हैं। ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये या तो कॉलोनियल होगा या तो फिर फिलामेंटस होगा। फिर आता है हैबिटेट। तो हैबिटेट कहाँ रहता है? ये तो मरीन और टेरेस्ट्रियल algae है। ठीक है। तो मरीन में भी रहता है या तो फिर टेरेस्ट्रियल एरिया में भी रहेगा। टेरेस्ट्रियल मतलब जो नदी नाले, जो तालाब है, पॉन्ड्स एंड रिवर्स। ठीक है। तो कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय द जिलेटिनस शीथ। मतलब इसकी जो कॉलोनी बनती है ना, वो उसको जनरली एक शीथ के सराउंडेड बाय अ शीथ, मतलब एक लेयर जैसा उसके सराउंडिंग में होगा। और वो कैसे, किससे बना हुआ होगा? जिलेटिन, जिलेटिन से बना हुआ होगा। दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। मतलब यहाँ पे दिखाया गया है कि देखो पोल्यूटेड वाटर बॉडी है, मतलब गंदा पानी है, तो इसके ऊपर ब्लूम पूरा एरिया बना देती है। ठीक है, कवर कर लेती है। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। एग्जाम्पल नोस्टॉक एंड एनाबिना। तो हेटेरोसिस्ट क्या है? तो इससे पहले हमने जो ये इमेज देखी थी, तो इसमें देखिए ये हेटेरोसिस्ट है। कोई भी हेटेरो मतलब डिफरेंट, ये सब जो सिस्ट है दिख रहे हैं आपको गोल गोल, इससे अलग है, इसलिए इसको हेटेरोसिस्ट बोला। मगर इस ये सिस्ट की खासियत क्या है? ये सिस्ट एक जो पानी के बलबुले की तरह रहता है। ठीक है। इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता, मतलब फ्री ऑक्सीजन इसमें नहीं रहता। तो इसी वजह से कि ये फ्री ऑक्सीजन इसमें नहीं रहेगा, इसी की वजह से इसमें जो भी है नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प कर पाएगा। ठीक है। वो आगे पढ़ते हैं कि हाइड्रोसिस्ट काम कैसे करता है। कि दे फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम डाई नाइट्रोजन इन द एयर यूजिंग द एंजाइम्स नाइट्रोजिनेज। तो इसमें जो एक एंजाइम रहता है नाइट्रोजिनेज,
उसका यूज़ करके वो डाइट नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन बनाता है, ठीक है। क्योंकि डाई नाइट्रोजन है ना, वो सिंथेसिस में या फिर बायोसिंथेसिस में उसका यूज़ नहीं किया जाता। तो बायोसिंथेसिस में किसकी ज़रूरत है, मतलब कोई भी कोश या सेल बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रोजन की। डाई नाइट्रोजन हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको कन्वर्ट करने में हेटेरोसिस्ट हेल्प करता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सेल्स इन द फिलामेंट विथ नाइट्रोजन फॉर द बायोसिंथेसिस। मतलब बायोसिंथेसिस करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, उसको प्रोवाइड करेगा। नाइट्रोजनेज इज इनएक्टिवेटेड बाय ऑक्सीजन, सो द हेटेरोसिस्ट मस्ट क्रिएट अ माइक्रो एनारोबिक एनवायरनमेंट। मतलब नाइट्रोजनेज है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो पूरा इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसा एटमॉस्फेयर देने के लिए कि जहाँ पे फ्री ऑक्सीजन नहीं है, तो हेटेरोसिस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। और ये माइक्रो अनेरोबिक एनवायरनमेंट बोलता है। अनएरोबिक और एरोबिक तो आपको पता ही होगा। जो अनएरोबिक है मतलब एयर के प्रेजेंट के बिना, और एरोबिक मतलब एयर की प्रेजेंस में या तो फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना, ठीक है। तो अब चलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की तरफ। तो कीमोसिंथेटिक क्यों कहा गया है इनको, क्योंकि ये कीमो मतलब केमिकल और सिंथेटिक मतलब उसको सिंथेसाइज करके अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज ऑक्सीडाइजेस various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for their ATP productions। मतलब ये जो कुछ नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स व अमोनिया जैसे सब्सटेंसेस है, इसको ऑक्सीडाइज करके उसमें से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको एटीपी प्रोडक्शन में लेकर खुद की एनर्जी डेवलप करते हैं, ठीक है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। मतलब ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है ना, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन और सल्फर, ये सब अगर किसी भी ऑर्गेनिक मैटेरियल में यूज हो गए, जैसे किसी ऑर्गेनिज्म ने इसको खा लिया, उसका यूज कर लिया, मतलब अपने जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसमें इसका यूज हो गया, तो वो ऑर्गेनिज्म के मर जाने के बाद उसको फिर से रिसाइकल करके जो एटमॉस्फेयर में कौन लाएगा, तो यही वाले बैक्टीरिया लाएंगे। मतलब किसी भी डिकेइंग मैटर हो या तो फिर कोई भी जैसे मड हो गया, तो उसमें जितने भी ये सब नाइट्रेट्स हो गए या फॉस्फोरस और आयरन सल्फर, ये सब चीजों को वापस रिसाइकल करके जो जो एनवायरमेंटल साइकिल रहता है उसमें वापस लाएंगे, ठीक है। फिर आता है हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया। हेटेरो मतलब सबसे डिफरेंस, ये ना तो कीमोसिंथेटिक है ना तो फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबंडेंट इन नेचर। मतलब ये मोस्ट एबंडेंट है, कहीं भी मिल जाते हैं आप, कोई भी कोल्ड एरिया हो या हॉट एरिया हो, ड्राई हो या एकदम मॉइस्ट हो, कोई भी एरिया में ये मिल जाते हैं। द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स। इसका मेन काम क्या रहता है, डिकम्पोज करना, किसी भी चीज को डिकम्पोज करना। कोई डेथ हो गई, कोई भी ऑर्गेनिक की डेथ हो गई तो उसके बॉडी को डिकम्पोज करना। कोई जैसे प्लांट है तो उसका जो पूरा ट्विग्स वगैरह नीचे गिरता है, इन सबको डिकम्पोज करना, ये सब काम किसका रहता है, हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया का रहता है। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन अफेयर्स। और कुछ चीज़ों में हमें ह्यूमन अफेयर्स में भी ये बहुत हेल्प करते हैं। हमारे लिए डेंजरस भी है, कुछ डिसीजेस भी करते हैं और कुछ हेल्प भी करते हैं। हेल्प कैसे करते हैं कि दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो लैक्टोबैसिलस, आपने बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, जो कर्ड को बनाता है, कैसे मिल्क में से कर्ड में ट्रांसफर करता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में, मतलब कुछ सब्सटेंसेस को फर्मेंट करके उसमें जो बैक्टीरिया पैदा होता है उसके थ्रू एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इनटू लेग्यूम रूट्स, मतलब नाइट्रोजन को एयर में से या तो फिर मड में से लेके रूट्स में, लेग्यूम रूट्स रहेंगे तो रूट्स में जो एंटर कराता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, उसमें भी ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप्स, फार्म्स, एनिमल्स एंड पेट्स। इसमें से कुछ पैथोजेंस है जो हमें डैमेज भी करते हैं, जैसे कॉलरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिसीज कॉज्ड बाय द डिफरेंट बैक्टीरिया। तो ये कुछ पैथोजेंस भी है जो मतलब एनिमल्स में, ह्यूमंस में वगैरह में डिसीजेस मतलब रोग पैदा करते हैं। तो अब आता है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, नई प्रजाति को कैसे जन्म देते हैं, वो अपने संतान को कैसे जन्म देता है। तो उसके लिए बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। तो पहले तो जो बैक्टीरिया होते हैं मेनली फिजन से, मतलब अपने जो एक मदर सेल रहेगा उसमें से डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनेंगे, इसी में से नए दो बैक्टीरिया जन्म लेंगे। तो इसी तरह से फिजन से ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल सीजन कंडीशंस दिस प्रोड्यूसेस स्पोर्स। मतलब अनफेवरेबल सीजन्स होती है ना, जैसे कुछ ऐसा टाइम आया कि जो बैक्टीरिया में फिजन के लिए सूटेबल नहीं है, या तो फिर कोई हार्श कोई ऐसा हैबिटेट हो गया, तो उसमें कुछ स्पोर्स पैदा करते हैं। स्पोर्स मतलब एक अलग से एक पूरा जो स्ट्रक्चर वो पैदा करते हैं जिसमें से फिर पूरा बैक्टीरिया डेवलप होता है, ठीक है। तो उसमें स्पोर्स से होता है, तो फिजन हो गया एक, तो स्पोर्स हो गया। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसे, adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to
कि अदर बैक्टीरिया, मतलब एक बैक्टीरिया दूसरे से कुछ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए मतलब खाली ले लेगा और उसमें से फिर सेम जिसके पास से डीएनए लिया है उसी के तरह का एक सेम नया बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होगा। फिर पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग है कि द माइक्रोप्लाज्मास आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। इसमें सेल वॉल ही नहीं होती है। यहाँ पे मैंने एक इमेज दे रखी है, देखिए आप, इसमें सेल वॉल होती ही नहीं, सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं मगर सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मतलब ये सबसे छोटा लिविंग सेल है जो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकता है। वैसे कोई भी लिविंग सेल ऐसा होता नहीं है जो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सके, मगर ये ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव करता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे एलिमेंट्स भी इसको नहीं चाहिए या खाए पिए बिना रह सकता है, ऐसा नहीं है। इसको सर्वाइव करने के लिए सभी एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, मगर उसमें ऑक्सीजन ना हो फिर भी ये सर्वाइव कर सकता है। जैसे हाइड्रोजन डाइऑक्साइड की जगह वो हाइड्रोजन सल्फाइड ले लेगा, ऐसे। मैनी माइक्रोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। माइक्रोप्लाज्मा से रिलेटेड भी बहुत सारे डिसीजेज, बहुत सारे रोग हमें देखने को मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। अब आता है ये जो हमारा किंगडम मोनेरा था खत्म हुआ और यहाँ पे आता है किंगडम प्रोटिस्टा। तो पहले तो किंगडम प्रोटिस्टा में किस किसको इंक्लूड करेंगे? किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑल यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल से बने हुए और यूकारियोट जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर इसी की तरह सेम दिखने वाला अगर यूनिसेल्युलर ही है और जिसमें यूकारियोट की जगह बिना मेम्ब्रेन वाला प्रोकारियोट है तो वो सीधा किस किंगडम में जाएगा? मोनेरा में। तो प्रोटिस्टा की क्या खासियत है कि इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो रहेंगे मगर साथ में यूकारियोट्स रहेंगे, मतलब जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे कि ऑल सिंगल सेल्ड और यूकारियोट्स जो मैंने बताया आपको आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। मतलब सारे जो यूकारियोट्स है ना सिंगल सेल वाले वो सारे प्रोटिस्टा में ऐड कर देंगे, मगर इसकी बाउंड्रीज मतलब कोई डिफाइन नहीं है कि भाई हाँ इतने ही लोग हैं वो प्रोटिस्टा में है, ठीक है। व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। मतलब कोई फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन आप ले लो, कोई एक बायोलॉजिस्ट उसको प्रोटिस्टन बोलेगा क्योंकि उसके कैरेक्टर्स रहेंगे प्रोटिस्टा की तरह, प्रोटिस्टा ग्रुप वाले, मगर उसमें कुछ कैरेक्टर प्लांट के भी रहेंगे तो कुछ दूसरा कोई बायोलॉजिस्ट उसको फिर प्लांट के किंगडम में डाल देगा। तो मतलब उसकी कोई डेफिनेट मार्किंग नहीं है कि भाई यहाँ इतने ही कैरेक्टर है तो वो प्रोटिस्टा है, इतने ही कैरेक्टर है तो वो प्लांट में आएगा। इन दिस बुक वी इंक्लूड, इसमें 5 तरह के हमें प्रोटिस्ट पढ़ने हैं। कौन से हैं? क्राइसोफाइस्ट, डायनाफ्लाजेलिस्ट, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ये सब हमें प्रोटिस्टा किंगडम के अंडर पढ़ना है जो एनसीईआरटी ने सिलेबस में दे रखा है। बाकी बहुत सारे मतलब स्पीसीज है प्रोटिस्टा के मगर वो सब हमें पढ़ने नहीं है। हैबिटेट अब की देख लेते हैं। प्रोटिस्ट के हैबिटेट क्या है कि वो प्राइमरीली एक्वेटिक है पहले तो, कि मतलब प्राइमरी वो एक्वेटिक मतलब पानी में मिले जाते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग फ्रेश वाटर एंड मरीन एनवायरनमेंट, डैम्प सॉइल एंड इवन स्नो। मतलब हर तरह के पानी में मिलते हैं। फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे मतलब मीठे पानी में जैसे रिवर्स में, पॉन्ड्स में, एंड मरीन एनवायरनमेंट मतलब मरीन मतलब समुद्र वाले सारे पानी में मिलेंगे वो, डैम्प सॉइल में मतलब कीचड़ में, और इवन स्नो, इवन जो जमा हुआ पानी है बर्फ है उसमें भी प्रोटिस्टा के जो प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद द प्लांट्स एनिमल्स एंड फंगाई। मतलब ये इसका एक जो प्लांट्स एनिमल और फंगाई किंगडम है ना इसके साथ भी एक लिंक है। कैसे? कि दे आर यूकारियोट्स, द प्लांट्स एनिमल और फंगाई भी यूकारियोटिक ही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ है माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्लांट मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं। दे कैन बी पैरासाइट, ये पैरासाइट भी हो सकते हैं। दे ऑल प्रीफर एक्वेटिक और मॉइस्ट एनवायरनमेंट। तो दूसरे जो फंगस है जिसका प्लांट्स हो गए इनका भी और एनिमल्स दूसरे का भी जो एक्वेटिक रहते हैं तो ये भी एक्वेटिक है। एंड अदर सिस्टमेटिक रिलेशनशिप्स, मतलब सिस्टमेटिक मतलब जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ उस टाइम से कुछ ना कुछ है ये प्रोटिस्ट का और दूसरे किंगडम्स का कुछ ना कुछ रिलेशन रहा है, ठीक है। Being eukaryotes, the protestant cell body contains a well-defined nucleus। मतलब अब यूकारियोट सेल हमारी बात हो ही गई कि यूकारियोट में क्या होगा, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा वही यूकारियोटिक सेल कहा जाएगा। तो इसमें पहली बात सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी एनाटॉमी में कि ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। इसका न्यूक्लियस हम देख सकते हैं कि ये देखिए इसका वेल डिफाइंड मतलब ये पूरा न्यूक्लियस कवर के साथ प्रेजेंट है, ठीक है। कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मतलब जो बाहर का मेम्ब्रेन है उसके बाउंड उसके अंदर दूसरे ऑर्गेनल्स भी देखने को मिलते हैं। कौन से? जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया तो ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और मतलब कुछ वैक्यूल्स भी इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हो गया, ठीक है। ये सब भी इसके देखने को मिले प्रोटिस्ट। और सम है फ्लैजेला और सीलिया। कुछ में फ्लैजेला है जैसे ये फ्लैजेला हो गया मैंने बताया था आपको, और कुछ में सीलिया है। सीलिया मतलब हेड लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे। अगर फ्लैजेला को बहुत छोटा बना दो तो वो सीलिया बन जाएगा, इसी की तरह से
वो बहुत सारे सीलिया रहते हैं ना, वो हमेशा सिंगल और दो ऐसा नहीं रहेंगे, वो बहुत सारे रहेंगे। प्रोटिस्ट रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? तो असेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल्फ फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। मतलब असेक्सुअली कैसे करेंगे? सेल्फ फ्यूजन से, और सेक्सुअली कैसे? जाइगोट फॉर्मेशन के मेल फीमेल गेमेट मिलेंगे, उसमें से एक पूरा रिप्रोडक्शन होगा। अब सबसे पहले जो प्रोटिस्ट पढ़ेंगे वो है क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स में क्या है कि दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन आल्गे। तो ये इसके मेन जो स्पीसीज है, एक तो डायटम हो गया और दूसरा गोल्डन आल्गे। गोल्डन आल्गे को दूसरा डेस्मिड्स भी बोला जाता है। इसका हैबिटेट क्या है कि दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन एनवायरनमेंट। मतलब हर जगह पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी और मरीन मतलब समुद्र, सॉल्टी वाटर जो भी है उसमें भी। अब दे आर माइक्रोस्कोपिक, मतलब दे आर माइक्रोस्कोपिक, ये तो माइक्रोस्कोपिक है, हम भी जानते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एंड फ्लोट पैसिवली इन दी वाटर करंट्स। मतलब ये प्लैंकटन है। प्लैंकटन किसे कहा जाता है कि जो वाटर करंट के ऑपोजिट, मतलब जिस साइड में वाटर का फ्लो है उसके ऑपोजिट हम वो जो फ्लो नहीं कर सकते, उस फ्लोट नहीं कर सकते, उसको प्लैंकटन कहते हैं। तो ये भी वाटर करंट के साथ ही फ्लो करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ज़्यादातर प्रोटीन ये जो क्राइसोफाइट्स है वो ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक है, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, सनलाइट में से एनर्जी ड्रॉ करके खाना बनाते हैं। ठीक है। इन डायटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। डायटम में दो सेल वॉल के दो ओवरलैपिंग शेल्स रहेगी। ठीक है। ये दोनों मिला के ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सॉप बॉक्स। तो ये सॉप बॉक्स नाम इसमें इसके कंपेयर क्यों किया? क्योंकि ये सॉप बॉक्स की तरह दिखता है। अब अगर दोनों साइड से देख लो, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये जो डायटम की वॉल है, ये एक वॉल को ये मान लो, दूसरी वॉल को ये मान लो, तो ये हो गया सॉप बॉक्स। साबूदानी बोलते हैं ना हम इसको। ठीक है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड थस वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। इसमें भी सिलिका रहेगी। सिलिका एक हार्ड सब्सटेंस है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये जिसमें भी रहेगी वो ऑब्वियसली इंडिस्ट्रक्टिबल रहेगा क्योंकि वो हार्ड होती है। ठीक है। तो इसकी वॉल्स में है वो एम्बेडेड विद सिलिका, सिलिका का कवर होता है और वो इंडिस्ट्रक्टेबल है। थस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। मतलब डायटम्स अगर मर गया तो उसके बाद भी उसकी सेल वॉल है ना, वो वैसी की वैसी रह जाती है और वो एक परत के ऊपर परत, लेयर बाय लेयर पे बनता जाता है। ठीक है। और एक डिपॉजिट होता है उसका। दिस accumulation over billions of year is referred to as diatomaceous earth। मतलब diatomaceous earth क्या है कि जैसे जैसे बहुत सारे जो क्राइसोफाइट्स है वो मरते गए, डायटम मरते गए, तो उसकी मगर उसकी जो सेल वॉल है वो उसके सिलिका की बनी हुई है। तो ऐसे ही एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ऐसे लेयर बाय लेयर बनाते बनाते एक इतना मोटा लेयर बना देते हैं कि जिसको फिर डायटोमेसियस अर्थ कहा जाता है। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग। ग्रिटी मतलब क्रिस्टलाइज होगी, है ग्रिटी क्रिस्टल की तरह होगी, तो इसको पॉलिशिंग करने में भी यूज किया जाता है और ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में भी हेल्प किया जाता है। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन दी ओशियन। चीफ प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में बहुत बड़ा इनका रोल है। अब क्राइसोफाइट्स के बाद आता है डायनोफ्लैजेलेट्स। तो डायनोफ्लैजेलेट्स क्या है? यहाँ पे मैंने एक इमेज दे रखी है। और दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। मोस्टली मरीन है, ये ज़्यादातर समंदर के पानी में ही देखने को मिलते हैं। और फोटोसिंथेटिक है, मतलब फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दे अपीयर इन 5 कलर्स। कौन से? येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड। तो ये पांचों कलर में इनके अपीयरेंस होगा बेस्ड ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। मतलब इनके सेल्स में कौन सी मेन पिगमेंट डिपेंड है, प्रेजेंट है, वो पिगमेंट के हिसाब से इनका कलर देखने को मिलेगा। ठीक है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। इसकी सेल वॉल भी सेल्यूलोज से बनी हुई है। ये सेल वॉल बहुत थिक और स्टिफ होती है। मतलब सेल्यूलोज यूजुअली प्लांट्स में भी सेल्यूलोज की बनी हुई है सेल वॉल होती है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजेला। ज़्यादातर सबके पास 2 फ्लैजेला होते हैं जो मूव करने के लिए या फिर एंगल्फ करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो। वन लाइज लॉन्जिट्यूडिनली, मतलब ऐसे सीधा एक रहता है, एंड वन ट्रांसवर्सली, दूसरा है वो ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। जो वॉल प्लेट रहेगी ना, ये इनके बीच में से निकलता हुआ फ्लैजेला एक लॉन्जिट्यूडिनल और एक ट्रांसवर्स ऐसे देखने को मिलता है। वेरी ओपन रेड डायनोफ्लैजेलेट्स जैसे गोनियोलेक्स। तो जो गोनियोलेक्स है ना वो रेड कलर का है और डायनोफ्लैजेलेट का एक टाइप है। ठीक है। अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। इसको रेड टाइड्स भी बोलते हैं। मतलब जो गोनियोलेक्स है कई बार इतना मल्टीप्लाई हो जाते हैं कि पूरे समंदर में उसका कलर फैल जाता है। जैसे उसका पूरे समंदर में डायनोफ्लैज इतने बढ़ जाते हैं कि जो पानी है वो पूरा लाल दिखने को मिलता है। इससे
इसी को रेड टाइड्स भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें इतना कई बार क्या होता है कि टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल द अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। कई बार इसमें इतने टॉक्सिन्स रिलीज करता है ये कि जो दूसरे फिशेस वगैरह है उनकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यूग्लेनोइड। तो यूग्लेनोइड क्या है, पहले हैबिटेट पढ़ेंगे उसका, कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन दी स्टेगनेंट वाटर। मतलब ज्यादातर फ्रेश वाटर में दिखेंगे, मतलब नदी में, तालाब में वगैरह जगह पे। और फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, मतलब ज्यादातर ये स्टेगनेंट वाटर, मतलब एक जगह पे जमा हुआ जो पानी है ना उसमें देखने को मिलता है। डैम हो गया, जैसे बड़े पॉन्ड हो गए उसमें। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। इसमें सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच एक लेयर बना होगा, कि जो प्रोटीन से बनी हुई एक लेयर है, इसको पेलिकल बोलते हैं, विच गिव्स यूग्लेना इट्स एक्सेप्शनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी। और इसी के कारण है ना ये फ्लेक्सिबल है, मतलब ये वो कैसे भी लंबा चौड़ा हो सकता है, और कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी भी इसमें बढ़ाता है, ठीक है। टू फ्लैजेला है इसके, अ शॉर्ट वन एंड लॉन्ग वन। तो इस ठीक है, नेक्स्ट अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। दो दे आर फोटोसिंथेटिक in the presence of sunlight, when deprived of sunlight they behave like heterotrophs by predating on the smaller organism। वैसे तो ये है फोटोसिंथेटिक, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके अपना एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, मगर जब सन नहीं है, सन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट नहीं है, तब वो दूसरे छोटे ऑर्गेनिजम्स रह के उसको खा के, उनका प्रिडेट करके एनर्जी पैदा करते हैं। मतलब उनका फूड दूसरे प्रेडेटर्स भी, दूसरे एनिमल्स भी रहेंगे, दूसरे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी रहेंगे, और सनलाइट भी, दोनों तरह से वो खाना बना सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लेनोइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। मतलब एक पॉइंट है कि जो यूग्लेनोइड के जो पिगमेंट्स है ना, वो सेम पिगमेंट्स जो हायर प्लांट, बड़े वाले जो प्लांट्स है उसमें भी देखने को मिलते हैं। मतलब देयर आर सम सिस्टमेटिक्स इंटर रिलेशनशिप्स। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स पर। स्लाइम मोल्ड्स क्या है, स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सेप्रोफाइटिक मतलब इट ड्रॉज एनर्जी फ्रॉम द डिकेइंग मैटर्स। मतलब दूसरा जो कोई भी दूसरे एनिमल के जो भी, या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म के जो डिकेइंग मैटर है, उसकी सड़ी गली जो चीजें है उसमें से ये खाना लेते हैं, ठीक है। द बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो यहाँ आप जो डिकेइंग ट्विग या रूट्स देख सकते हो, इसमें जो स्लाइम मोल्ड्स है ना, यहाँ से मतलब जैसे शुरू किया, तो जैसे जैसे वो ट्विग्स या फिर वो लीव्स आगे बढ़ेंगे, उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ते जाएंगे और पूरा नेटवर्क बनाते जाएंगे। अंडर suitable conditions they form an aggregation called plasmodium which may grow and spread over several feet। मगर उसकी जो कंडीशन है, अगर वो सूटेबल है, उसके लिए एटमोस्फेयर वो सूटेबल है, तो वो इतना ग्रो करेंगे कि पूरा एक नेटवर्क बना देंगे, पूरी एक झाल के जैसे बनाएंगे, उसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल सीजन, मतलब जब सीजन इसके फेवरेबल नहीं होती है, कंडीशन हार्श होती है, द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट द फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज bearing spores at their tips। मतलब during unfavorable seasons the plasmodium differentiates and forms the fruiting bodies bearing spores and at their tips। मतलब उसको जब लगता है कि प्लाज्मो इसको कि ये जो अनफेवरेबल सीजन है, तो ये स्पोर्स बनाते हैं, कैसे ऐसे वाले स्पोर्स बनाते हैं। और द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स। ये स्पोर्स है ना, वो ट्रू वॉल का बना हुआ है, कि जो हार्श एनवायरनमेंट है इसके ऊपर कम असर करेगा। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। ये स्पोर्स इतने रेजिस्ट होते हैं, उसकी ट्रू वॉल्स है तो वॉल्स इतनी मजबूत होती है कि बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं, इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। मतलब कितनी भी खराब कंडीशन हो तो ये जिंदा रह सकते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स। मतलब ये स्पोर्स है तो इस जगह से जैसे उसके सुटेबल एटमोस्फेयर तक जो हवा के साथ बह के माइग्रेट होते हैं, और वहां जाके फिर से नया स्लाइम मोल्ड पैदा करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आएंगे प्रोटोजोआंस। तो अब हमने ये जो पिछले वाले सारे पढ़ लिए, उसके बाद पढ़ेंगे अब प्रोटोजोआंस। तो प्रोटोजोआंस क्या है कि ऑल प्रोटोजोआंस आर हेटेरोट्रोफ्स एंड लिव्स एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट। पहले तो ये हेटेरोट्रोफ्ट है, ठीक है, कोई भी किसी में भी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी नहीं है, तो ये सारे हेटेरोट्रोफ्स है एंड लिव्स एज प्रेडेटर और पैरासाइट। या तो प्रेडेटर की तरह लेंगे, मतलब दूसरा शिकार पकड़ेंगे, या तो फिर पैरासाइट के किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो शेल्टर ले लेंगे और उसी में से खाना ड्रॉ करेंगे। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। इसमें बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो एनिमल्स या फिर जो बड़े ऑर्गेनिज्म है उसके साथ मिलते जुलते हैं, मतलब सिस्टमिक इंटर रिलेशनशिप्स देखने को मिलती है। देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजन। प्रोटोजन के 4 मेजर ग्रुप है, कौन से अमीबोइड्स, फ्लैजेलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स क्या है, तो अमीबा आप सब पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में, अपने प्राइमरी में से ही आप अमीबा को पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो इसी का जो ग्रुप है वो है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। These organisms live in fresh water, sea water और moist soil। यूजुअली हर जगह देखने को मिलता है, जो moist soil में भी देखने को मिलता है, जो गीली जमीन है ना, जहाँ पे मतलब कुछ मार्शलैंड्स रहते हैं, जहाँ पे गीली जमीन रहती है, तो उसमें भी ये देखने को मिलता है। फ्रेश वाटर मतलब नदी नालों में, और सी वाटर मतलब समुद्र में भी देखने को मिलता है। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया मींस फॉल्स फीट एज अमीबा। तो इसका ये जो देखो यहाँ पे एक दिखाया गया है, ये स्यूडोपोड मतलब फॉल्स फीट। ये होता नहीं है, मगर जब भी कहीं से उसको मूव करना है या तो फिर किसी प्रे मतलब शिकार को पकड़ना है, तो ये ऐसे ये लंबा करके दोनों साइड से लंबा करके बीच में शिकार आ जाएगा, उसको एंगल्फ कर लेगा। फिर आता है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। तो जैसे ये अमीबॉइड हो गया, उसके बाद हमें दो प्रोटोजोन इजीली याद रख सकते हैं, एक तो फ्लैजेलेटेड, दूसरा सीलिएटेड। फ्लैजेलेटेड मतलब जिसमें फ्लैजेला रहेगा, जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, तो ये इसको फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन बोलेंगे, ठीक है। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर इधर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, मतलब दोनों तरह से ये भी उसकी तरह अमीबा की तरह रहते हैं, या तो फ्री लिविंग है मतलब खुद ही बाहर अलग से रहते हैं, या तो फिर पैरासाइटिक किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर शेल्टर ली हुई है। ते है फ्लैजेला, इसमें फ्लैजेला है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। द पैरासाइटिक फॉर्म्स कॉज डिसीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस। जो इसके जो पैरासाइटिक कुछ ऐसे फॉर्म्स भी है जो कुछ डिसीज पैदा करते हैं, जैसे स्लीपिंग सिकनेस हो गया। तो ये एग्जांपल इसने दिया हुआ है कि ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमियासिस करके एक डिसीज होता है जो साउथ अफ्रीकन साइड्स में होता है। तो ये ट्रिप्नोसोमा ब्रुसेई है, इससे होता है, और इसमें स्लीपिंग डिस्टर्बेंस वगैरह रहते हैं। फिर आता है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड में क्या है कि जैसे वो फ्लैजेलेटेड था तो उसमें एक सिंगल फ्लैजेला देखने को मिलता था। सीलिएटेड में बहुत सारे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जिसको सीलियास बोलते हैं। दीज आर एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाला, एक्टिवली मूविंग, ये हमेशा मूव करते रहेंगे। क्यों मूव करते रहेंगे? क्योंकि उसमें थाउजेंड्स ऑफ सिलिया है, मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। तो ये सिलिया मूवमेंट करते रहेंगे, वैसे ही ये ऑर्गेनिज्म भी पूरा मूव करता रहेगा। दे हैव अ कैविटी, इसमें कैविटी भी होती है, जैसे कुछ कैविटी गलेट की जैसा रहेगा, ओपन्स टू आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, जो सेल सरफेस के बाहर तक खुला रहता है, ठीक है। द कोऑर्डिनेटर मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया causes the water laden with food to be steered into the gullet। मतलब जो कैविटी रहेगी उसमें ये बहुत सारे सीलिया मूवमेंट करेंगे, तो वाटर का फ्लो भी उसी की साइड जाएगा। सीलिया के मूवमेंट की वजह से वाटर की मूवमेंट होगी, और जिस जो भी दूसरा ऑर्गेनिज्म, छोटा ऑर्गेनिज्म उसमें है, जो फूड है, वो वाटर की मूवमेंट के साथ उसमें जो कैविटी है, जो गलेट है, उसमें आ जाएगा, और उसमें से ये खाना खाने में यूज करेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आगे जाकर भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है स्पोरोजोन्स। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। मतलब उनके लाइफ साइकिल में, तो रिप्रोडक्शन के टाइम में जिसमें स्पोर लाइक स्ट्रक्चर आते हैं, स्पोर लाइक जो स्टेज आता है जितने भी प्रोटोजोआ में, उन सबको स्पोरोजोन्स में इंक्लूड किया जाएगा। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, ये बहुत ही फेमस है। प्लाज्मोडियम मीन्स मलेरिया पैरासाइट, उसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फाल्सिफोरम, ये सब इसके स्पीसीज रहेंगे। विच कॉजेज मलेरिया, मतलब जिससे मलेरिया होता है, विच हैज़ अ स्टेजर्ड इफेक्ट ऑन अ ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसमें स्टेज वाइज मतलब जैसे जब वो एंटर करेगा उसके बाद स्टेज बाय स्टेज उसके स्पोर बनेंगे, वो फिर से मल्टीप्लाई होगा, इस हिसाब से इसका जो होता है स्टेजरिंग इफेक्ट रहता है ह्यूमन पॉपुलेशन पे। ये था आज का दिन, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे किंगडम फंगाई।